अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा लास्ट क्लास में हमने जो है वो यानी yesterday we started the topic by the name of the miracles of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam। तो एक बार दुरूद पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। So when we started the topic of the miracles of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, उसके बिल्कुल टॉप पर मैंने आपको एक एक्टिविटी करवाई थी कि यार there is a possibility the examiner is going to ask you a question regarding that what are the differences between a common man and the Rasul of Allah। तो हमने वो ऐसी एक एक्टिविटी कर ली थी कि कभी ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हमारे जहन में शुरू मेन पॉइंटर्स होने चाहिए। तो आम आदमी और रसूल में फर्क बहुत सारे हैं। आम आदमी जो है वो सिनलेस नहीं होता, रसूल मासूमीन है। आम आदमी की मोरालिटी क्वेश्चनेबल होती है, रसूलों की मोरालिटी परफेक्ट है। आम आदमी के ड्रीम्स कभी मीनिंगफुल कभी नॉन मीनिंगफुल होते हैं। नबियों के ख्वाब हमेशा सच्चे जो कि डिवाइन ऑर्डर और रेवलेशन की जैसी जो है वो ताकत रखते हैं। फिर जो है वो आम आदमी रेवलेशन रिसीव नहीं कर सकता, रसूल रेवलेशन रिसीव करते हैं। और आम आदमी जो है वो मिरेकल्स नहीं कर सकता और रसूल मिरेकल्स कर सकते हैं। बस इस मिरेकल वाले पॉइंट को यूज करते हुए वी मेड अ पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ द टॉपिक जो है वो मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम। और वो जब हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया तो अल्लाह को खुश रखे उसका P1 हमने कंप्लीट कर लिया था। और P1 में हमने लिख दिया कि सबके पास मिरेकल्स थे, नबियों के पास उन्हें कुछ मिरेकल्स नबी अलैहिस्सलाम को दिए गए। अब उन मिरेकल्स में से हम 4 मिरेकल्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें स्प्लिटिंग द मून था, कल कर चुके। मार्क ऑफ प्रॉफिटहुड जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की पुष्ट पर जो एक निशान था। और तीसरा मिराज है और चौथा रेवलेशंस है। अच्छा, अब ये बात कल मैंने आपसे की नहीं थी तो मैं आपको अभी दोबारा समझाता हूँ। हमने जो ट्रेंड देखा है वो ये है कि बिफोर 2009 एग्जामिनर व्हेनेवर ही मेड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द क्वालिटीज ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एग्जामिनर उसमें 4 क्वालिटीज पूछता था। क्योंकि प्रीवियसली बिफोर 2009 पार्ट ए कुड हैव बीन ऑफ मोर देन 10 मार्क्स, तो कभी 12 या 14 मार्क का भी पार्ट ए हो सकता था। तो फिर एग्जामिनर्स में 3 क्वालिटीज पूछते थे। तो आज आप दूसरा टॉपिक स्टार्ट करोगे मॉडल ऑफ एक्सीलेंस, तो उसमें भी आप देखोगे एग्जामिनर्स में 4 क्वालिटीज या 3 क्वालिटी से ज्यादा पूछते थे। अब हो ये रहा है कि एग्जामिनर ने जो ट्रेंड चेंज किया है वो ये कि 2009 ऑनवर्ड्स जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें एग्जामिनर ने मैक्सिमम पार्ट ए के मार्क्स रखे हैं 10। और 10 मार्क्स रखने की वजह से एग्जामिनर साहब ने जो है वो फिर ये किया कि जब उन्होंने मॉडल ऑफ एक्सीलेंस के सवाल पूछे, मिरेकल्स तो आया नहीं जब से सिलेबस रिवाइज हुआ है, तो मॉडल ऑफ एक्सीलेंस के जब भी उसने क्वेश्चन पूछे तो कभी उसने 2 कभी उसने 3 क्वालिटीज पूछी। सो व्हाट आई फील the next time this question is going to be assessed in your Cambridge Assessment International Examinations, तो फिर उसमें हो सकता है कि एग्जामिनर साहब आपसे कोई 2 मिरेकल्स पूछें। तो आपको वो दो कौन से मिरेकल्स लिखने हैं, ऑब्वियसली इसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। लेकिन मेरा आपको पीस ऑफ एडवाइस ये है कि ये 3 पैराग्राफ शुरू के लिख देने आपने। अगर 2 क्वालिटीज वो आपसे पूछे तो इंट्रोडक्शन तो यही रहेगा, लेकिन 2 मिरेकल्स अगर आपको लिखने तो वो होने चाहिए स्प्लिटिंग ऑफ द मून एंड द मार्क ऑफ प्रॉफिटहुड बिहाइंड द बैक ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर ऐसा क्यों है? उसकी बुनियादी वजह बेटा वो पैटर्न है जिस पैटर्न पे हमने बात की थी। क्योंकि जब 2008 की मार्किंग स्कीम आई तो मार्किंग स्कीम ये थी, और इस मार्किंग स्कीम में सबसे ज्यादा वैल्यू इस बात की डिस्कशन हाउ द क्वालिटी और साइन और द एक्शन ऑफ प्रॉफिट वाज ऑब्जर्व्ड बाय पीपल एंड इट वाज हर्ड और बिलीव बाय पीपल। तो जो क्वालिटी सबसे ज्यादा जो है वो लोगों ने देखी और उसमें फौरन से शहादतें आ गई और लोगों ने उसको देखकर जो आपकी रिसालत का यकीन कर लिया, वो ये है। मेराज भी ऐसी क्वालिटी है, रेवलेशन भी ऐसी क्वालिटी है, पर उसमें ना बहस बहुत करनी पड़ती है। वो आंसर कंपैरेटिवली लेंथी भी होगा, और जिसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, जिसको समझाना बहुत अच्छा नहीं आता, तो वो उन दोनों चीजों में जो है वो थोड़ा सा चूक जाएगा, उसको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो आपको करना फिर यही चाहिए कि इन दिस मैनर आपको अगर वो 2 मिरेकल्स पूछेगा तो वो 2 मिरेकल्स होने चाहिए, मून वाला और मार्क ऑफ प्रॉफिटहुड वाला। दो कि मैं आपको 4 मिरेकल्स करा रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि आपको शायद वो 4 ही पूछ ले, 3 पूछ ले, लेकिन लास्ट टाइम उसने 4 मिरेकल्स पूछे थे, पर तब क्वेश्चन 12 मार्क्स का था, तब क्वेश्चन 10 मार्क्स का नहीं था। फिर कल मेहनत करते करते मैंने आपको बताया कि आज जब क्वालिटी और साइन को इंट्रोड्यूस करना होता है वो तो 1 लाइन एक्टिविटी थी, और उसके बाद को रेफरेंस जो लिखने थे, रेफरेंस में मैंने आपसे कहा कि यार रेफरेंस के इसमें जो है वो 3 to 4 मार्क्स हैं। एक क्वेश्चन जब आएगा उसमें रेफरेंस के अगर मार्क्स ज्यादा है तो काम ये करना चाहिए स्टूडेंट को कि टॉपिक स्टार्ट होने से पहले वो पहले रेफरेंस ग्लॉसरी में जाए और वहां जाके रेफरेंसेस की तैयारी कर ले। तो रेफरेंसेस हमने इसकी जो याद किए थे वो 5 है। मून के बारे में हमने रेफरेंस याद किया था, इख्तरबत साअतु वंशक़ल क़मर डॉट 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 व्हेन द मून इज क्लेफ्ट अज़ंडर। बस एक एक बार आप पढ़ते रहो ताकि आपका रिवीजन हो जाए। डॉट 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 व्हेन द मून इज क्लेफ्ट अज़ंडर। उसके बाद जो है वो जब अबू जहल ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिरेकल को देखा तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिरेकल को देख के अबू जहल ने उसको जादू कहा। ये सूरह कमर की आयत नंबर 2 है। When they see a sign, they turn away and say, "This is a continuous magic." कि अबू जहल का जवाब था प्रॉफिट के मौजज़े में 2 अजीब कन्वर्टेड। फिर हमने बहीरा के रिमार्क्स पढ़े। बहीरा ने प्रॉफिट मोहम्मद की पुष्ट पर जब वो निशान देखा और कुरैश को बताया कि दिस बॉय आफ्टर ग्रोइंग अप वुड बिकम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। सो बहीरा से क्वेश्चन हुआ कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स बहीरा इज मेकिंग सच अ ह्यूज प्रेडिक्शन। To answer the query of the people of Quraysh, Bahira made a historical statement. Bahira said, "When you entered the valley, not a single stone or leaf failed to bow down.
They only bow down to the messengers of Allah. I recognize him by the mark of prophethood behind his back, between the two shoulder blades, more like an apple shape. इसके अलावा हज़रत सईद की भी स्टेटमेंट थी, पर मैंने आपसे कहा था कि हज़रत सईद की स्टेटमेंट नोट्स में जो कि लिखी हुई है 3B के नोट्स में, आप हज़रत सईद की स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ के अपने हिसाब से कहानी बना के बता देंगे, वो वर्ड बाय वर्ड लिखना जरूरी नहीं है। फिर मिराज जो आज हमने पढ़ना है उसका मैं रिवीजन करा दूं, मतलब कोटेशन बता दूं, फिर मैं मिराज की तरफ जा रहा हूँ। मिराज में हमने देखा कि प्रॉफिट मक्का से जेरूसलम गए, मक्का मस्जिद हरम काबा से जेरूसलम मस्जिद अक्सा गए, फिर आसमानों पे जाके अल्लाह ने आपको निशानियां दिखाई। ग्लोरी टू हिम who took his servant from sacred mosque to the farthest mosque ... so that we might show him some of our signs. और आखिरी हमारा रेवलेशन का जो रेफरेंस था वो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 3 जिसमें अल्लाह की प्यारी पाक ज़ात फरमा रही है, We sent Quran to you before this. You were among those who knew it not. तो ये 4 कोटेशंस हैं। इसके बाद हम लोग जब आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे 4 कोटेशंस और आ जाएंगे, पर यहाँ पर हमारा पहले टॉपिक की कोटेशंस खत्म हो रही हैं। तो आप लोगों से बरादराना गुजारिश है कि फिलहाल आप लोग जो हैं वो मिरेकल्स वाले पेज पे ही चले जाएं, क्योंकि वहीं पर आपने राइटिंग करनी है। So we started yesterday from page number 41 and I hope so and I believe कि पेज नंबर 41 के अलावा पेज 42 भी आपका जो है वो उसमें भी कुछ जो है वो लाइंस कवर हो चुकी होंगी। तो हम आप पैराग्राफ नंबर 4 की हेडिंग दे देंगे। पैराग्राफ नंबर 4 मिराज। फिर मैं मिराज की गुफ्तगू आपसे स्टार्ट करता हूँ। नहीं, डॉट 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 ना लिखने से मार्क्स नहीं कटेंगे, उसमें तो कोई इतना हर्ज नहीं है। नहीं, बहेरा डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। ही रिमेन्ड अ क्रिश्चियन। अच्छा बेटे, बात सुनिएगा, वो ये कि आप अगर इस पैटर्न पे गौर करें, क्योंकि सिवाय स्टॉलवर्ड्स के जो कि हमारे पास जो है वो वेरिटास के स्टूडेंट्स तशरीफ फरमाए, उनके अलावा सब लोगों ने मिराज का टॉपिक मुझसे पढ़ लिया हुआ है। मैंने उनको जो हमारी फिजिकल क्लास यानी ऑन कैंपस क्लास से पहले हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो मिराज की ही थी, और कुछ लोगों की पार्ट 20 बाकी, लेकिन एक पार्ट हुआ हुआ। तो मिराज की स्टोरी में हमने देखा था कि हाउ प्रॉफिट पीटर मूव फ्रॉम सिटी ऑफ मक्का टू जेरूसलम, देन हाउ डिड ही स्टॉप इन 3 डिफरेंट प्लेसेस, एंड ऑन रीचिंग जेरूसलम आप किन से मिले, कैसे नमाज पढ़ाई, कौन से दूध की कटोरे से अपने दूध पिया, फिर आप आसमान पे सीढ़ी पे गए। तो वो ना सारी डिटेल्स थी मिराज की। अब यहाँ पर मैंने आपको क्यों बोला कि यार मून और मार्क ऑफ प्रॉफिट लिखो, क्योंकि 2 मसले हैं। एक, अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर होने की वजह से रेवलेशंस का आंसर बर्बाद हो जाता है, और दूसरा मसला ये आता है कि अगर कोई स्टूडेंट मिराज का बहुत बड़ा फैन है तो वो स्टूडेंट पैटर्न से हटके मिराज की गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन जरा समझना। सबसे पहले आपने क्या करना है, मिराज को इंट्रोड्यूस करना है। इसके लिए आप सबसे सिंपल से एक लाइन लिखेंगे, another sign of Hazrat Muhammad peace upon his apostleship was a miraculous journey that he covered in one night from Makkah to Jerusalem to the heavens and back to the city of Makkah. ये तो हो गई क्वालिटी, यानी वो प्रॉफिट का जो है मिरेकल इंट्रोड्यूस। उसके बाद आप बता देंगे this is highlighted in Surah Isra verse number 1, glory to him who took his servant from sacred mosque to the farthest mosque ... so that we might show him some of our signs. इसके बाद क्या करना है वो ये कि discuss that how the journey of Miraj was heard and believed by people. Obviously it was not observed by people because only Prophet and Angel Jibreel were there, so it was only heard by people. So discuss how the journey of Miraj was heard by people when Prophet shared the story with them, and how did they react to that, how did they disbelieve, how did they believe to that, जिससे ये साबित होगा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल हैं। तो अगर मिराज के इस वाले पैराग्राफ में किसी बच्चे ने स्टोरी ऑफ मिराज का एक चंक भी लिख दिया या कुछ भी लिख दिया तो वो सब का सब जाया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिराज नहीं पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मिरेकुलस जर्नी ऑफ मिराज। यहाँ पूछा जा रहा है ये बताएं मिराज से नबूवत कैसे साबित होती है। तो फिर अगर आपको याद हो, जब हमने मिराज का पैराग्राफ नंबर 3 डिस्कस किया था, पैराग्राफ नंबर 3 में क्या होता है, when Prophet Peace came back from the heavens to Jerusalem, back to the city of Makkah, he stayed that night in the house of his cousin named Hazrat Hani, who was also happened to be the sister of Hazrat Ali bin Abu Talib. hazrat Hani के घर में आपने आराम, यानी तो उस दिन जो है वो ठहरे, और नबी अलैहिस्सलाम जो है सुबह उठने के बाद प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने जो है वो जब कुरैश से ये जर्नी का अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया, तो पीपल ऑफ मक्का दे मॉक्ड हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम and they said that Muhammad, you cannot cover the 2 months journey in just one night, क्योंकि मक्का से जेरूसलम का सफर 1 महीने का, जेरूसलम से वापस मक्का का सफर 1 महीने का, so this is not possible and this is a lie, and they were making fun of Prophet, they were mocking Prophet.
So in order to prove the journey that yes, Prophet had been to this miraculous journey, Hazrat Muhammad gave them two sorts of evidences. Number one, Prophet gave them the accurate details of the caravans that he met when he was coming back from Jerusalem to Makkah. मक्का से वीक्स के डिस्टेंस पर कुछ कारवान से जिनमें किसी के घड़े से प्रॉफिट ने पानी पिया था, इसको आप जो मिट्टी का जो घड़ा जिसको आप मटका बोलते हैं, प्रॉफिट किसी घड़े से पानी पीने की कोशिश की थी, कुछ से कॉन्वर्सेशन हुई थी, एक आदमी का ऊंट भाग रहा था, प्रॉफिट ने उसको बचाया था. सो प्रॉफिट पीस ने उनको उन कारवांस की एक्यूरेट डिटेल्स दी कि वो मुझसे मिले, मैं उनसे मिला हूं, और कारवांस में ये लोग मौजूद है, ये सामान लेकर आ रहे हैं. और अगर आपको यकीन नहीं आता कि मैं जेरूसलम से एक रात में होकर आया हूं, तो आप इनसे पूछिएगा. दे आर गोइंग टू गिव यू डिटेल्स एंड दे मेट मी एंड आई मेट देम. सो कुछ हफ्ते के बाद जब वो कारवांस पहुंचते हैं, तो कारवांस से बिल्कुल तमाम बातों की जो वो को विटनेस किया और एडमिटेड दैट कि जो नबी इस्लाम कह रहे हो बिल्कुल दुरुस्त है, हमें मिले थे, हमारे घड़े से पानी पिया था, कॉन्वर्सेशन की थी, प्रॉफिट भी हमारे ऊंट को बचाया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो जब प्रॉफिट ने एक्यूरेट डिटेल्स दी कारवान की, तो जब ये साबित हुआ कि प्रॉफिट यहाँ से 2 हफ्ते की दूरी पे अगर कारवान है, जिसके पास जाने में 2 हफ्ते लगेंगे, आने में 2 हफ्ते लगेंगे, अगर प्रॉफिट उन कारवान से मिलके आ सकते हैं विद इन अ नाइट, तो फिर जब 1 महीने की बात हो गई, तो जेरूसलम से भी प्रॉफिट होके आ सकते हैं. तो नबी इस्लाम ने एक्यूरेट डिटेल्स देके प्रूव किया कि ही हैड दिस मिरेकुलस जर्नी. फिर जब बहुत सारे लोग प्रॉफिट के पास आके पूछते थे कि मोहम्मद हैड बीन देयर टू टेल अस अबाउट द मॉस्क ऑफ जेरूसलम, वी आल्सो हैड बीन देयर टू द सिटी ऑफ जेरूसलम, हमने भी मस्जिद अक्सा देखी है, तो बताइए फलानी खिड़की से कौन सा पहाड़ नजर आता है, गुम्बद के सामने कौन सा पहाड़ है, कितनी वहां पर वादियां और पहाड़ है, कैसा फर्श है, कैसे दरवाजे वगैरह वगैरह. So Prophet की अल्फाज हैं हदीस में कि whenever anybody appeared to me and asked me questions about the mosque of Jerusalem, all the curtains between me and Masjid Aqsa were removed. I could clearly see Masjid Aqsa right in front of me. They kept on asking questions to me about Masjid Aqsa. I kept on having a look towards Masjid Aqsa, जो कि अल्लाह पाक ने आपका अक्सा के बीच का पर्दा हटा दिया था. And I kept on looking towards Masjid Aqsa, and I kept on giving them accurate replies about this sign, about the mosque of Jerusalem, until they started believing that yes, I had been to Jerusalem and I covered this journey in just one night. That's why it's not only a journey, it's a miraculous journey. और जब ये साबित हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौजज़ाती सफर से होकर आए हैं, तो मौजज़ा सिर्फ रसूल के साथ लगा होता है कि कौम इब्राहिम और इस्माइल की नस्ल से भी इनको मालूम है कि नबियों में जो है नबी मौजज़ात करते हैं. और जब प्रॉफिट अपना मौजज़ा साबित किया, तो ये भी साबित हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे पैगंबर और रसूल हैं. तो फिर लुबे लुबाब क्या हुआ? वो ये हुआ कि अगर किसी स्टूडेंट ने मेराज की स्टोरी कवर की, तो वो कितना ही क्यूट आंसर लिख दे, उसको एक भी मार्क नहीं मिलेगा. यहाँ पर जो डिमांड है वो ये कि स्टूडेंट्स आर सपोज टू मेंशन the aftermaths or the outcomes of Miraj when Prophet shared the journey with Makkans. उसके बाद की तफसीलात आएंगी. The discussion how Prophet shared the journey of Miraj with the people of Makkah, how did they react, and how did they believe why when Prophet gave them the accurate signs or accurate details about caravans and the mosque of Jerusalem. तो वो सारी बात यहाँ पर आएगी, उसके अलावा का जिक्र करने की जरूरत नहीं. तो लिख लें, मिराज की हेडिंग आपने दे दी है, पॉइंट्स में आपको भेज रहा हूँ. Another sign of his apostleship was the miraculous journey that he covered in one night from Makkah to Jerusalem. Another sign of his apostleship was the miraculous journey that he covered in one night from Makkah to Jerusalem. इसके बाद आप रेफरेंस लिख देंगे. When he shared the journey with Makkans, they mocked him. Then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam proved the journey by providing accurate details of A, caravans that he saw on his way back from Jerusalem. B, mosque of Jerusalem.
Mosque of Jerusalem. कोचिंग सर 11 जनवरी से खुलेंगे। ये बात तो जब कोचिंग बंद हो रहे थे तभी डिस्कस हो गई थी। बाकी बेशक्कत महमूद साहब की अगर तबीयत खराब हो जाए और वो कुछ और मस्ती कर जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने ऐलान 11th of January का ही किया हुआ। सर पेज नंबर 42 है। वी स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 41 yesterday और अब पेज 42 पर आ गए हम लोग। मिराज पे बात हो चुकी है और आखिरी हमारा टॉपिक है रेवलेशंस। रेवलेशन की वर्स में आपको रिमाइंड करा दूं, जब सूरह यूसुफ की वर्स नंबर 3 में अल्लाह पाक ने हुजूर इस्लाम को ये जतलाया कि ये कुरान हमने आप पे नाजिल किया और आप पे एक बड़ा करम किया है, तो अल्लाह फरमाते हैं वी सेंट कुरान टू यू बिफोर दिस यू वर अमंग दोज हु न्यू इट नॉट। आप भी पहले इस कुरान के बारे में कुछ खबर नहीं रखते थे अनलेस कि हमने ये कुरान की आयत आप पर नाजिल की। रेवलेशंस के बारे में लिख रहे हैं सर, जल्दी जल्दी डन लिखें ताकि मैं फिर जो है वो पढ़ाना शुरू कर दूं। When you are done with the writing, please type down. बैकअप तो 5:15 पर स्टार्ट होता है ना, मतलब 5 बजे के बाद बैकअप स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, रेवलेशंस का आंसर जो है, वैसे अगर आप कंपेयर करेंगे बाय द एंड ऑफ द टॉपिक, क्योंकि दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक और उसके बाद हम मॉडल ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट कर देंगे, तो रेवलेशन का आंसर जब आप कंपेयर करोगे विद द अदर पैराग्राफ्स, सो यू विल बी फाइंडिंग इट कि यार दिस इज द बेस्ट आंसर एज कंपेयर्ड टू द अदर पैराग्राफ्स। लेकिन ऑब्वियसली ये लिखने से मैं रिलक्टेंट इसलिए हूं कि बच्चों कह रहा हूं आसान आंसर लिख लो भाई, क्योंकि ये लिखते हुए इसको जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो देयर आर टू वेज टू प्रूव द अपोस्टलशिप ऑफ हजरत मोहम्मद थ्रू रेवलेशंस। अब एक बात समझिएगा, ये जो कुरैश के लोग हैं, they were from the generation and from the bloodline of Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail. Hazrat Ibrahim and Ismail were the great grandfather of the people of Quraysh, great grandfathers of the people of Quraysh. तो यहाँ पर जो है वो कुरैश के लोग जानते हैं कि एक रसूल हुआ करते थे इब्राहिम, एक और थे इस्माइल। रसूलों के साथ मौजज़ात होते थे, रसूलों को अल्लाह किताबें देते थे, जैसे अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहिम को एक सहीफा दिया था, सुहफ़ इब्राहीम व मूसा, जिसका सूरह आला में जिक्र है। तो अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई पूछे कि आप नबी हैं, इसका सबूत दें, और अगर प्रॉफिट कुरैश के लोगों को उसका सबूत ये दे दें कि मेरी अल्लाह से डायरेक्ट बात होती है और अल्लाह पाक मुझ पर एक किताब नाजिल करते हैं, और वो प्रॉफिट भी अगर किताब और वही रेवलेशन साबित कर दें इन लोगों को, तो फिर ये भी साबित हो जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर और रसूल हैं। अब ये बात बहुत सारे लोग कई ओकेजन पर डिनाई करते रहे, तो एक तो मेथड ये है कि रेवलेशन का सबूत दिया जाए, जो कि एक पूरी स्टोरी थी सूरह कौसर हज़रत अली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो कंसर्न से और रिलेशन से। दूसरा तरीका उसका वो होगा कि आप प्रॉफिट की रेवलेशन का सबूत ऐसे दें कि प्रॉफिट कुछ ऐसी न्यूज दे दें जो कि आम आदमी किसी भी तरीके से ला सकता है, सिवाय कि प्रॉफिट पीस अपॉन उसको रेवलेशन के थ्रू या इंस्पायर्ड बाय डिवाइन ऑर्डर्स जो है प्रॉफिट उसको शेयर करें। तो पहले हम पहले वाला मेथड डिस्कस कर लेते हैं जो स्टोरी हुई। सो एट टाइम्स ऑब्वियसली जैसे कि हुसैन अबू जहल आया, वो कहने लगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अच्छा ठीक है, तो फिर आप हमें कोई मौजज़ा करके दिखा दें। तो इसी तरह से जो है वो प्रॉफिट से अक्सर सवाल होता था कि अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर और रसूल हैं तो हमें आप उसकी कोई दलील और कोई निशानी दें। So at times, quite often, it happened to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam that the Prophet peace upon him was posed the question that Muhammad, if you are truly the messenger of Allah, then give us some sign, give us some the piece of evidence that you are the Rasul of Allah. And in order to give them a sign, most of the time, Prophet will share his biggest miracle with the people of Quraysh or these questioners, and that was reciting the pieces of revelations to these people. अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको आयत पढ़ के सुनाई, स्पेशली मक्का में, और आपको याद है मक्का की आयतों का जो टॉपिक था, जो उसका स्ट्रक्चर था, वो पोएटिक था। So these people used to say that Muhammad, this is not a true sign of apostleship. Whatever you are reading to us, it is not revelation. This is a poetry which is coming out of your mind. So out of your wisdom, out of your intellect. पहली बात तो ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोम्स और पोएट्रीज लिख नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मी थे। उम्मी is the person who is not able to read or write. तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोम्स या पोएट्री शेयर नहीं कर सकते। जो भी प्रॉफिट की जबान से निकलेगा
और जो ऐसी निराली बात होगी वो वही होगी, वो जो है वो पोएट्री या पोम्स नहीं हो सकती। प्रॉफिट पियन नेवर रिसीव फॉर्मल एजुकेशन, जो दुनियावी एजुकेशन होती है आपने रिसीव नहीं की। तो इस कैफियत में प्रॉफिट पीस ऑन को ये कहते थे, या रसूल अल्लाह, ये तो नबी है मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये तो पोएट्री, ये पोम्स हैं, ये रेवलेशन थोड़ी हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस तरह के टॉन्ट्स का सामना था, लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तनकीद की कि ये आयात नहीं बल्कि पोएट्री है, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने, यानी अल्लाह पाक ने इसके जवाब में कुरान में कई जगह पे चैलेंजेस किए। उनमें से हम एक आध को लिख देंगे, मैं आपको सारे चैलेंजेस बता दूं। कुछ चैलेंजेस मक्का में हुए, कुछ मदीना में हुए। तो अल्लाह पाक ने एक मौके पे कहा, इफ इट इज नॉट, दीज आर नॉट रेवलेशंस, इफ इट इज पोएट्री, then why don't you produce a verse like कुरान? अगर ये पोम है या पोएट्री है, तो तुम लोग जो हो कुरान जैसी एक आयत ला के दिखा दो। तो कुरान जैसी एक भी आयत, याद रहे कि उस कौम का मौजज़ा क्या था। ये जो कौम है कुरैश की, इनकी जीनियस क्या थी? इनकी जीनियस ही पोम्स और पोएट्री लिखनी थी, और ये इसमें सबसे ज्यादा महारत रखते थे। तो अल्लाह पाक ने एक चैलेंज किया कि अगर ये कुरान जो है आपको पोएट्री लगता है, तो आप इस जैसी एक आयत ला के दिखा दो। फिर ऐसा दो तीन बार और हुआ। अल्लाह पाक ने कुरान के दलाइल देने के लिए कुरान की आयत मौजूद है, इसमें अल्लाह पाक ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि ये आम आदमी के अल्फाज हैं, तो फिर वो इस जैसी 10 आयतें ला के दिखा दे। यार, जो एक आयत नहीं ला सका वो 10 आयतें कैसे लेकर आएगा? फिर जी एक जगह पे ये जो मैंने आपको 10 वर्सेस वाली बात बताई, ये मदीना की वर्स है, और मदीना में अल्लाह ने कुरान की जो है हिकमत साबित करने के लिए जो है वो चैलेंज दिया था कि 10 आयतें। तो हम ये कोट नहीं करेंगे 10 वर्सेस में, आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। फिर अल्लाह पाक ने एक मौके पे जो है वो चैलेंज ये भी कर दिया कि इफ इट इज नॉट रेवलेशन, इट इज पोएट्री, देन प्रोड्यूस वन सूरा लाइक कुरान। किसी एक सूरा का जवाब लिख दो, या किसी एक सूरा ऐसी सूरा बना के दिखा दो। या जो एक आयत ना ला सके वो एक सूरा कैसे लेकर आएगा? चले, सूरह बकरा लिखना तो नामुमकिन है ना किसी पोएट के लिए। तो यहाँ पर जो है वो चैलेंज ये कि अगर आपको लगता है कि ये वही नहीं बल्कि पोएट्री है, तो आप इस जैसी एक सूरा या उस सूरा का जवाब लिख के दिखा दो। तो ये जो चैलेंज था, ये चैलेंज मक्का का जो है मेन एपिसोड है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सूरह कौसर की आयत रिसीव की, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आयतों को जो है वो डिक्टेट किया टू हजरत अली बिन अबू तालिब। प्रॉफिट ने कहा, अली लिखिए, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। हजरत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ने जब ये 3 आयत लिख दी, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू अली, अली गो एंड नाउ हैंग द 3 वर्सेस ऑन द वॉल ऑफ काबा। उन दिनों जो भी पोएट अपनी अमेजिंग या बेस्ट पोएट्री लिखता था, वो पोएट्री और पोम जो है वो काबा की दीवार पे लटकाई जाती थी। और काबा की दीवार पे लटकाने का मकसद ये था कि दिस इज द बेस्ट, दिस इज द पिनिकल। अगर कोई इससे बेहतरीन पोएट्री या बेहतर पोम या पोएट्री लिखेगा, तो फिर वो पोएट्री वहां पर आ जाएगी। तो टॉप 10 या टॉप 5 पोम्स जो है काबा की दीवार पे लटकी हुई है, और लोग उससे बेहतर जब पोम लिखते थे, वो दीवार पे आती थी। मतलब वही जो वॉल ऑफ फेम जिसे आप कह लें, व्हाटएवर इट इज, वॉल ऑफ जो है वो उसको आप अचीवमेंट्स कह लें। तो वहां पर ना शायरों की शायरी लटकी हुई होती थी, और लोग ऐसे मुकाबला करते थे अपनी शायरी का। तो हजरत अली को प्रॉफिट ने कहा कि, और जब भी किसी को कोई पोएट्री दिखानी होती थी कि मेरी पोएट्री सबसे बेहतरीन है, तो वो चैलेंज के लिए भी पोएट्री अपनी वहीं पे दीवार पे रखता था। प्रॉफिट को हजरत अली प्रॉफिट से कहा कि अली, व्हेन यू हैव डन विद राइटिंग ऑन द 3 वर्सेस ऑफ सूरह कौसर, गो एंड हैंग 3 वर्सेस ऑन द वॉल ऑफ काबा। हजरत अली बिन अबू तालिब बीइंग इनक्विजिटिव, हजरत अली पोज्ड द क्वेश्चन, या रसूलल्लाह, वो तो काबे की दीवार में नापाक लोगों की अजीब गरीब पोएट्री लटकी हुई होती है, वहां पर अल्लाह के पाक कलाम का क्या काम? Prophet beyond instructed Ali कि Ali just do and follow the instruction and see what is going to happen tomorrow. अब अजान की बात बता पाएंगे, अजान स्टार्ट हो गई।
So Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he asked Hazrat Ali to go and hang the 3 verses on the wall of Kaaba, Hazrat Ali inquisitive man of inquisitive mind, he posed a question कि यार वहाँ पर तो कलाम लटका होता है उन लोगों का जो कि नापाक है, उनकी अजीब-व-गरीब शायरी है, वहाँ पर अल्लाह के पाकीज़ा कलाम का क्या काम? Prophet ने कहा, Ali, just follow the instruction and see what is going to happen, because Prophet, by hanging the 3 verses on the wall of Kaaba, is going to challenge all the poets of Arabia to produce something similar to Quran. So Hazrat Ali, following the instructions of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he hung the verses, the 3 verses of Surah Qasas on the wall of Kaaba, and the verses were hung on the wall of Kaaba. This meant that all the poets of Arabia, especially the party of Quraysh, they were challenged to answer the 3 verses or to produce something better than the 3 verses of Quran. So poets तो उस वक्त के जीनियस थे, हम ये बात कई बार कर चुके हैं कि उस वक्त सबसे समझदार लोग जो तो पोइट्स थे वो सबसे ज्यादा शान और शौकत वाले लोग थे, वॉरियर और रेसलर से भी ज्यादा इज्जत पोइट की थी, और ये उन लोग की महारत थी। कोई ऐसी बात नहीं कि उसमें कोई एक शख्स आके अलग से पोइट्री की जीनियस सिखा रहा है, वहां तो सबसे ज्यादा लोगों में जो है वो टैलेंट और स्किल इसी बात का था। So when the poets were challenged to answer the 3 verses or to produce something better than the 3 verses, अब इन पोइट्स ने जब इसको देखा जिसपे उसका जवाब लिखना और तहरीर लिखने के उससे बेहतर जो है वो चीज लिखने की कोशिश करेंगे, तो पोइट्स ज़ाहिर ज़बान को उसकी डेप्थ को समझते हैं। तो पहली बात तो ये कि जब भी कोई पोइट्री होगी तो उस पोइट्री में राइमिंग होना बहुत जरूरी होती है। तो अगर आप सूरह कौसर की वर्सेस को देखें तो उसमें वो राइमिंग थी, तो जैसे पोइट्स के अंदाज में उनको चैलेंज किया गया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिली रब्बिका वनहर इन शानी का वला बताओ, तो और जो है वो राइमिंग हो रही है तीनों वर्सेस में। लेकिन पोइट्स इस पोम को देख के या इस तरह की पोम को देख के या पोइट्स जो है वो रेवलेशन को देख के ये परेशान थे कि यार यूजुअली अ कूपलेट जो कि एक शेर होता है वो 2 लाइनों का होता है, ये 3 लाइनों का शेर कहां से आ गया? फिर वजन भी पूरा है, बात भी पूरी है, और एक एक लफ्ज जो आगे पीछे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे फसल लिली रब्बिका वनहर, अगर तुम फसल लिली रब्बिका पढ़ोगे तो उसका मतलब है तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। अब तुम फसल लिली को हटा दो, रब्बिका वनहर पढ़ो, तो इसका मतलब तुम अपने रब के लिए ऊंट का नहर करो। तो वो लफ्ज बहुत कम है और उनमें डेप्थ बहुत ज्यादा है। फिर अगर आप उसे सूरह कौसर जब पढ़ेंगे तो सिर्फ कौसर जो है उसके मतलब को समझने के लिए उसको आपको तकरीबन 20-25 मिनट लग जाते हैं। उसके फिजिकल उसके स्पिरिचुअल मीनिंग्स अलग है। लफ्ज कौसर की बहुत सारी मीनिंग्स हैं, अबंडेंस भी उसका मतलब है, बीबी फातिमा भी उसका मतलब है, सहाबा भी उसका मतलब है, अज़वाज मुतहहरात भी उसका मतलब है, उसका मतलब रिवर द फाउंटेन ऑफ हेवन भी है, उसका मतलब जो है वो कुरान भी है, उसका मतलब सुन्ना भी है। तो आप कहेंगे सर ये कौसर लफ्ज में इतनी डेप्थ है, तो सर ये डेप्थ तो वो हम आपको तफसील से बता रहे हैं, लेकिन वहां के शायर तो जबान की गहराई को समझते थे। So when the poets they saw the 3 verses, they realized that कि इस जैसा कलाम कोई नहीं लिख सकता। So what happened later on, within a day, all the poets they removed their poems and poetries from the wall of Kaaba because they all failed to answer the 3 verses of Quran, or they all flunked and failed to produce something better than the 3 verses of Quran. तो जब काबे की दीवार पे कई जमाने तक सिर्फ सूरह कौसर की आयत लटकी रही और कोई पोएट उस जैसा कलाम नहीं लेकर आ सका, तो ये साबित हुआ कि whatever is shared by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not an ordinary are not the words of an ordinary man. These are the words of Allah, और means that कि अगर अल्लाह के अल्फाज नबी इस्लाम को रिसीव होते हैं तो उसका मतलब प्रॉफिट रेवलेशन रिसीव करते हैं, और जब प्रॉफिट रेवलेशन रिसीव करते हैं तो ये साबित हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर और रसूल हैं। तो एक वे तो ये होगा इस आंसर को लिखने का कि आप ये सूरह कौसर वाली स्टोरी से जहां से ये साबित हुआ कि प्रॉफिट ने रेवलेशन शेयर किया, पूरे जमाने में देखा और तमाम पोएट्स ने उसके सामने हार मानी, तो इस तरह से रेवलेशन का सबूत और प्रॉफिट की नबूवत का सबूत लोगों के सामने आया। इसका एक और तरीका कि आप बता सकें कि जी प्रॉफिट रेवलेशन रिसीव करते थे और उसका सबूत क्या है, वो सबूत ये होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू बी समवेयर एल्स एंड ही शेयर्ड रिपोर्ट्स ऑफ एल्सवेयर बाय बीइंग समवेयर एल्स। यानी कि आजकल तो आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपको अमेरिका की न्यूज विद इन अ फ्यू मिनट्स मिल जाएगी। जैसे कि आज पता चला कि जी इंडिया के साथ बहुत बुरा हुआ, फिर अभी एक मैसेज आया हुआ है और वहाँ ट्वीट किया हुआ है किसी ने कि जी आप जो है वो प्लीज रिपोर्ट करें कि जी चाइल्ड अब्यूज का केस रिपोर्ट करें जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने आज इंडिया के साथ किया 36 पे ऑल आउट कर दिए होंगे। तो बहरहाल जो है वो हमारे पास कई दूसरी न्यूज आ जाती है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया, इंटरनेट है, सैटेलाइट है वगैरह वगैरह, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर प्रॉफिट एक जगह पे तशरीफ फरमा है
और आप कहीं और की न्यूज शेयर कर रहे हैं, तो ये लोगों के लिए क्लियर मौजज़ा था कि ये बात हुजूर को मोर देन एक्यूरेसी कैसे पता, क्योंकि प्रॉफिट को अल्लाह ने बताया। अगर प्रॉफिट अल्लाह प्रॉफिट से बात करते हैं, इसका मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ऐसा कई बार हुआ। So what are the reports that Prophet shared of somewhere else by being somewhere else? So हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो है वो आप पर जो अटैक्स और मर्डर्स हुए थे उनकी खबर आपको पहले ही मिल गई। तो आप इसके ऊपर बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं। नंबर वन, he was told about the plan when he was about to be murdered or assassinated by the people of Quraysh. दारुल नदवा में आपके खिलाफ प्लान बना। Prophet came to know about that particular plan prematurely through revelations. फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज़ीर जब ब्लड मनी की अमाउंट कलेक्ट करने गए थे, दे वर अबाउट टू किल हज़रत मोहम्मद पीस अपॉन हिम, और हुए बिन अख्ताब जो है वो हज़रत सफिया का जो बाप था जिसने ये प्लान सजेस्ट किया था, तो प्रॉफिट पीस उनको मारने के लिए एक शख्स आ भी गया था आपके सर पे पत्थर मारने के लिए। तो प्रॉफिट को प्रीमेच्योरली इस प्लान के बारे में पता चला थ्रू रेवलेशन। सो ये एक ही पॉइंट बनेगा, ही गॉट टू नो अबाउट द प्लान्स ऑफ हिज असैसिनेशंस थ्रू रेवलेशंस, जिसमें आप कुरैश वाला और बनु नज़ीर वाला पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। फिर प्रॉफिट कई साल से शिब अबी तालिब में रहते थे, और शिब अबी तालिब से जब हज़रत अबू तालिब नेगोशिएशन के लिए जा रहे थे कुरैश के पास, तो प्रॉफिट ने अबू तालिब को बताया द पार्चमेंट व्हिच वाज possessed by the people of Quraysh, it was kept safely inside the building of Kaaba by Quraysh. That entire parchment has been eaten by termites and the only word left on the parchment is the word of Allah. तो प्रॉफिट को शिब अबी तालिब में बैठ के काबा के अंदर रखे हुए सेफली जो किसी कस्टडी की चंद लोगों के पास थी, उस पार्चमेंट के बारे में खबर थी, क्योंकि प्रॉफिट वाज इंस्पायर्ड डिवाइनली। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जो है वो मदीना में तशरीफ फरमा थे, 7 AH का समा था, और यहाँ पर जो है वो पर्शिया के कुछ लोग प्रॉफिट को अरेस्ट करने आए, क्योंकि खुसरो परवेज प्रॉफिट से नाराज था कि खुसरो परवेज वाज एंग्री एंड मैड ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकॉज़ ऑफ द रीजन दैट कि प्रॉफिट ने उसको मेगियन होने के बावजूद प्रॉफिट ने उसको इस्लाम की दावत दी। So when the Persians came to arrest Nabi Islam in the city of Medina, Prophet ने उन Persians को मदीना में बैठ के पर्शिया की खबर सुनाई। Prophet said, "My Lord has taken the life of your Lord." और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे थे, चंद लम्हात पहले ही खुसरो परवेज was killed by his son for the matter of power, for the matter of throne, because the prince wanted to become the king. In order to become the king, he killed his own father named खुसरो परवेज। तो हुजूर इस्लाम जब एक जगह से बैठ के दूसरी जगह की खबरें सुना देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was divinely inspired, and when Allah was communicating to him directly, it meant that he was the true messenger of Allah. अब ये आंसर लंबा हो सकता है, इस आंसर में कई डायमेंशंस आ सकती हैं, और ये आंसर लेकिन ऊपर के पैराग्राफ से मुश्किल है। तो ऑब्वियसली अगर कोई इसको बहुत अच्छे से लिख सकता है, इसकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छी है, उसको लगता है कि हाँ वो उसको अच्छे से जस्टिफाई कर सकता है, तो वो इसको लिखे। वरना तो मैंने आपको ऑलरेडी पीस ऑफ एडवाइस अपना सजेशन दिया, एक्सपर्ट ओपिनियन वो ये कि अगर आपके पास दो मौजूद मिरेकल्स आए, तो मून और मार्क ऑफ प्रॉफिट बेस्ट रहेंगे, क्योंकि उनको लिखना भी आसान है और उनका आंसर किसी और जगह से जाके मिक्सअप भी नहीं होगा। तो पैराग्राफ नंबर 5 रेवलेशंस के हम पॉइंट्स लिख के फिर नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट लिखें, one of the biggest signs of his apostleship was the fact that he received revelations from Allah. One of the biggest signs of his apostleship was the fact that he received revelations from Allah. उसके बाद आपको रेफरेंस लिखना होगा 12:3 सूरह यूसुफ, जो हमने डिस्कस की थी अभी, रेफरेंस ग्लॉसी में भी लिख ली है। We sent Quran to you. Before this, you were among those who knew it not. When he shared revelations with Makkans, they called him a poet. Allah challenged the Quraysh to produce a verse or a surah like Quran. Allah challenged the Quraysh to produce a verse or a surah like Quran. After the revelation of Surah Kausar, Prophet Muhammad, peace upon him, reiterated the verses of
here. Dictated the verses to Hazrat Ali. That Hazrat Ali, note it down. After the revelation of Surah Kausar, Prophet dictated the verses to Hazrat Ali. That Hazrat Ali, which Hazrat Ali, note it down. Prophet Piran asked Hazrat Ali to hang the 3 verses on the wall of Kaaba in order to hang the 3 verses on the wall of Kaaba. By this, the poets of Makkah/Arabia were challenged to answer the 3 verses or to produce something similar. By this, yani by hanging the wall verses on the wall of Kaaba, the poets of Makkah or Arabia were challenged to answer the 3 verses or to produce something similar. All the poets Consequently, all the poets removed their poems from the wall of Kaaba, failing to answer the 3 verses. Consequently, all the poets removed their poems from the wall of Kaaba, failing to answer the 3 verses. Hence, it was proved that the words shared by Prophet, peace upon him, were revelations, and that he was the Prophet of Allah. Hence, it was proved that the words shared by Hazrat Muhammad were revelations, and that he was the Prophet of Allah. And that he was the Prophet of Allah. उसके बाद आपने लाइन के सेंटर में लिखना है और इन 9 पॉइंट्स के अलावा या इनके साथ ऐड करना है या नहीं करना, या फिर इन 9 पॉइंट्स के अलावा दूसरे वे में आंसर लिखना है. दूसरा वे आंसर का जो होगा वो ये होगा, he received revelations. The proof of this were the reports of elsewhere he shared by being somewhere else. He received revelations. The proof of this were the reports of elsewhere he shared. He got to know about ये मैं कैपिटल लेटर से लिख के भेजना, उसको अंडरलाइन करना होगा. He got to know about A, plans of his assassination by Quraysh and Banu Nazir. Eating of the parchment by termites, except the word of Allah. Eating of the parchment by termites, except the word of Allah. Murder of Khosrow, Pervez by Khosrow's son.
तो मस्जिद दिनार भी बता सकते हैं। The advancement of cavalries over Khalid and Ikrimah to attack Muslim pilgrims in 6 AH। ये अभी अभी मेरे दिमाग में 2 पॉइंट्स और आए तो मैंने ये भी लिखवा दिया आपको। जब आप लिख चुके हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। किसी एक स्टूडेंट को वर्कबुक नंबर 8 पर जाकर मुझे बताना है कि वहां सील ऑफ प्रॉफिट्स वाला क्वेश्चन कहां पर लिखा है, उसका पेज नंबर बताना है। तो जब ये क्वेश्चन 2008 में आया था, एग्जामिनर साहब ने इसके पार्ट बी में ये सवाल पूछा था, जो कि मैंने आपको जो है वो थर्सडे की क्लास में पढ़ाया है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सील ऑफ प्रॉफिट्स। Explain the significance of the seal of prophets. वर्कबुक नंबर 8 के पेज 16 पे इसका आंसर मौजूद है। जज़ाकल्लाह जिन्होंने भी ये जहमत करके मुझे बताया। तो वर्कबुक नंबर 8 के पेज नंबर 16 पर ये वाला आंसर हो चुका है। आप वहां पर ये देख लीजिएगा। तो ये आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने लगा। जी बिलाल भाई शर्मिंदा ना करें, मैंने कल भी कहा था कि मैं आज पीडीएफ में कल कंप्लीट कर लूंगा, मैं कर नहीं सका। थोड़ा सा मसला है कि जिन दिनों में मुस्तकिल घर पे होता हूँ उन दिनों रूहान साहब थोड़े डिमांडिंग हो जाते हैं। तो कल उनको मैंने खुद जाके जो है वो 10:30 या पौने 11 बजे सुलाया, तो उनको सुलाते सुलाते मैं भी सो गया। फिर मैं 3:30 बजे के आसपास या 2:30 बजे मैं उठ गया था। तो मैंने कुछ अपनी नमाजें वगैरह के मामूलात करने थे। तो मैं जब उठा तो रूहान साहब उठ गए 3:30 बजे। 7 बजे तक फिर उनके साथ ड्यूटी निभानी पड़ी, इनके साथ खेलते रहो। और रात के 3:30 बजे उठ के कहते हैं कि आप जहाँ बैठ के मेरे साथ जो है वो उनका जो प्ले एरिया वहाँ बैठ के खेलें कूदें मस्तियाँ करें बिला जाए। तो बस फिर ये सारे मामलात जो है रूहान भाई भी निकल जाते हैं। तो कल तो काफी मसरूफ रखा अल्लाह के उस बंदे ने। तो आज वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू शेयर द पीडीएफ्स। करो स्टार्ट भाई, काम हो चुका तो बता दें। ये क्वेश्चन बी कॉपी कर लीजिएगा, मैं ये पेज चेंज करने वाला हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, लिख रहे हैं। बहुत सारे नो आ रहे हैं। इट्स ओके, आई एम वेटिंग। मंडे वेडनेसडे का टाइम मैं कल बताऊंगा आपको। कोशिश तो ये होगी कि वही 4:30 7:30 का ब्लॉक मिल जाए। तो मैं पहले चेक कर लूँ कि पीएचडी की क्लासेस हो रही हैं कि नहीं हो रही, वरना मैं उसी के हिसाब से टाइम दे दूंगा। रोहन सर नीचे खेल रहा है। Khosrow Parvez was the king of Persia. ठीक है जी, मेरिकल्स और बैटल बता। आप मुझे एक एसएमएस कर दीजिएगा सेशन के एंड में हसन बुखारी कि सर ये टॉपिक्स में आपको एक एक पेज ऐड कर देना चाहिए। तो फिर मैं ऐसा कर लूंगा। अगले साल की वर्कबुक जब प्रिंट होने जाएंगी, क्योंकि एक साथ प्रिंट होती है, तो मैं पेजेस ऐड कर दूं। स्टार्ट कर दूं जनाबे वाला।
जी मैं असाइनमेंट वाला क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगा वेरिटास के स्टूडेंट्स के साथ, और बाकी स्टूडेंट से भी करना है, जैसे एक साथ ही हम डिस्कशन पे जाएंगे। बल्कि काम करें पहले वही कर लें, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए सर। पेज नंबर 60, पेज नंबर 60। कुछ होमवर्क की भी बातें हो जाएं। पेज नंबर 60 में एग्जामिनर साहब ने जो पासपोर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये 2 बार आया, और तीसरी बार जब ये आया था तो इसके साथ जो है खैबर और बैटल ऑफ मुता भी आया था। राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ एंड तबूक। मैंने आपको समझाया था कि व्हेनेवर यू आर कवरिंग दीस टू स्टोरीज, और आप इसमें हुनैन की डिटेल्स दे पाएंगे, और फिर जो ताइफ की जो डिटेल्स है उसको आप शॉर्ट करेंगे, उसमें कैसल और वुडन कार, वो हॉट मोल्टन आयरन और कैटapults वगैरह कुछ भी नहीं आएगा उसमें। सिर्फ आप सीज ऑफ ताइफ में सीज करवा के उसको अबेंडन कर देंगे, क्योंकि अगर आपने ताइफ को भी इलैबोरेट किया था, तबूक टाइम पे नहीं लिख पाएंगे। सो इफ यू आर गोइंग टू कवर दैट स्टोरी, तो आपसे मेरे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे वर्कबुक वाले, और उसी पे आप कवर कर पाएंगे इसको। अगर आपने ताइफ को इलैबोरेट किया, जो कि अगर आपको याद रह गया, आपने रिकॉर्डिंग से सुना, तो ताइफ मैंने सुनाया पूरा है आपको, लेकिन वो यहाँ लिखा नहीं जा पाएगा, वो टाइम मैनेज नहीं हो सकेगा। तो हुनैन की एक्सटेंसिव स्टोरी आएगी, ताइफ का कंसाइज हमारा सीज और अबेंडनिंग ऑफ द सीज आएगी, और उसके बाद तबूक की डिटेल्स आएंगी। तो बेसिकली ये 2 पैराग्राफ आपके बन रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 1 में आप लिखें सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ, और पैराग्राफ नंबर 2 में लिखें तबूक एक्सपीडिशन। तो ये होमवर्क आप मंडे तक कर लीजिएगा। उसकी वजह ये है कि मंडे को मैं आपको नए होमवर्क दूंगा, वो जो है वो आपके पेपर 2 के होंगे। चलो भाई, तबूक एक्सपीडिशन का जो पार्ट बी लिखा था उसका पेज नंबर देख के बता दो कोई, जिसमें लिखा था फेलियर ऑफ रोमन्स टू इन्वेड मुस्लिम्स लैंड ब्रॉट मोर स्ट्रेंथ टू मुस्लिम और इस्लाम, it ended up the desires of the enemies to see the failure of Islam. तो what were the effects of तबूक एक्सपीडिशन? तो जो इफेक्ट्स पूछेगा, इफेक्ट्स पूछे या इंपॉर्टेंस पूछे या सिग्निफिकेंस पूछे या आफ्टरमैथ्स पूछे या आउटकम्स पूछे, इफेक्ट्स, आफ्टरमैथ्स, आउटकम्स, कॉन्सिक्वेंसेस, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस, सबका आंसर सेम रहेगा। तो मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ तबूक एक्सपीडिशन जो बताया है वही इसका आंसर रहेगा। उसमें लिख दें आप सी पेज नंबर 34 ऑफ दिस वर्कबुक, सी पेज 34 ऑफ दिस वर्कबुक। फिर 2 तरह के क्वेश्चंस आए थे। एक वर्डिंग ये वाली है जो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द फाइनल ईयर ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। ये क्वेश्चन इस तरह आने के अलावा इस तरह से भी आया। और दूसरा क्वेश्चन की वर्डिंग है, द प्रॉफिट पीस ऑन डाइड इन 632 AD, राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ द फाइनल ईयर ऑफ हजरत मोहम्मद पीस ऑन हिज लाइफ। इन आइदर केसेस इस आंसर में आपको हुजूर का खुतबा, हुजूर की इलनेस, हुजूर की विसाल के बारे में बताना है, जिसको मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, वो यहाँ पर गुफ्तगू होगी। तो आप लिखो, पैराग्राफ नंबर 1 में आएगा ऑब्लिगेशन ऑफ हज, पैराग्राफ नंबर 2 में आएगा प्रॉफिट्स हज एंड सेरेमन, पैराग्राफ नंबर 3 में आएगा हिज इलनेस एंड डिमाइस। पैराग्राफ नंबर 1 ऑब्लिगेशन ऑफ हज, पैराग्राफ नंबर 2 प्रॉफिट्स हज एंड sermon, पैराग्राफ नंबर 3 में हिज इलनेस एंड डिमाइस। सो ऑब्लिगेशन ऑफ हज का ईयर था 9AH, हुजूर इस्लाम के हज और सरमन का ईयर था 10AH, और आपकी इलनेस और डिमाइस का जो ईयर है वो है 11AH। 11AH। जी आई कैन अंडरस्टैंड, ये आंसर लेंदी है, लेकिन अब क्या करें, इस आंसर के जो आखिर में इलनेस वाले पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट हो सकते हैं। तो अगर आप मेरे लेक्चर वाले पॉइंट्स को लेके चलेंगे और उसको इलैबोरेट ना करें,
और उनको कंसाइजली लिख देंगे तो उस हज को डिटेल से बता दें और फिर जो इलनेस वाले पॉइंट्स हैं वो कंसाइज बता दें तो गुजारा हो जाएगा। हालत चेक कर लो, पेज 61 में कुछ लिखवाया नहीं है, स्टूडेंट कह रहे हैं पेज 61 पूरा दिखा दें। 51 बोल रहे होंगे आप, 61 नहीं। अच्छा, ये आंसर मैं यही लिखवाऊंगा, ये पीछे कहीं नहीं हुआ। एक्सप्लेन हाउ एनी टू टीचिंग्स गिवन इन द प्रॉफिट्स फेयरवेल सेरेमनी कैन हेल्प मुस्लिम कम्युनिटीज टुडे। तो अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट सेरेमनी में आपको बहुत सारी हदीस याद करवाई थी। एक हदीस थी फर्शी पल्ला लोन ऑफर रिफाइंड डेली प्रेयर्स फास्ट द मंथ ऑफ रमजान गिव वेल्थ इन ज़कात, और एक उसमें हदीस थी अबाउट द एक्ट्स ऑफ रिवेंज एंड द पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें प्रॉफिट ने ओल्ड ब्लड रिवेंजेस को और पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट को कैंसिल किया था। फिर प्रॉफिट ने ये भी फरमाया, योर लाइफ, योर ऑनर एंड योर प्रॉपर्टी आर एज सीक्रेट एज दिस डे, दिस मंथ एंड दिस सिटी। तो इसमें आप जो है वो इस हदीस को भी लेके चल सकते हैं कि मुस्लिम्स जो है वो दे शुड या वी शुड जो है टेक केयर ऑफ आवर मुस्लिम ब्रदर्स, वी शुड रिमेन कंसर्न अबाउट देम, वी शुड नॉट in any way we should not destroy their property, we should not insult them, we should not abuse them or tease them जिससे उनके ऑनर को जो फर्क पहुंचे। और फिर we should never threaten our neighbor's life, our brother's life or the life of any individual, भले वो इंसान हो या जानवर हो। तो यहाँ इंसानों का जिक्र रहा है तो आप इंसान की बात कर लेंगे। तो किसी भी एक हदीस, दो हदीस को पिक करना है और दो हदीस को पिक करते हुए अपना आंसर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर इरादा ही किया कि बहुत सारी हदीस हैं। फिर एवरी ऑल ह्यूमंस आर फ्रॉम एडम एंड ईव, इक्वालिटी वाली हदीस भी थी। फिर वहां पर जो है वो ब्रदरहुड वाली हदीस भी आपने पढ़ी थी। तो मैंने जो है वो, मैं तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ बना सकता हूँ, पर यहाँ पर मैं आपको वो दो हदीस पिक करके लेके चल रहा हूँ जो कि आप पेपर 2 में जब हदीस पढ़ेंगे 20, वही वाले पॉइंट्स यहाँ यूज हो जाएंगे। सो हम जिन 2 हदीस की बेसिस पे बात करें, तो पहले आपको ये कहना चाहिए कि ड्यूरिंग हिज फेयरवेल सेरेमनी प्रॉफिट पीस अपॉन हिम सेड, क्या था, every Muslim is a brother of every other Muslim and Muslims constitute one brotherhood। तो आप ये वाली हदीस के बारे में लिखेंगे और बताएंगे फिर by this teaching of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam we get to know that Muslims should remain concerned for their brothers' welfare, Muslims should always treat their brothers equally, Muslims should fulfill their rights, Muslims should create cordial relations with them, Muslims should never abandon their brothers and sisters, Muslims should not Muslims should assist them generously at time of need, they should help them if their brothers are in need, and they should accept the help if they themselves are in need। तो फिर यहाँ ब्रदरहुड वाली अगर हम हदीस को पिक करें तो वो पॉइंट्स के महाजिर अंसार में भी याद होते हैं, वही पॉइंट्स हैं हदीस में भी याद होते हैं और वो बहुत जनरल पॉइंट्स हैं। तो उसको यहाँ लिखने में आफियत होगी कि ये पार्ट भी बहुत जल्दी मेमोराइज हो जाएगा। फिर मैं आपको पोजीशन ऑफ विमेन का टॉपिक भी इसी महीने में पढ़ा रहूंगा, जिसमें प्रॉफिट ने फरमाया था वाइफ्स के बारे में, योर वाइफ हैव सर्टेन राइट्स ओवर यू एंड यू हैव सर्टेन राइट्स ओवर देम, ट्रीट देम वेल एंड बी काइंड टू देम एज दे आर योर पार्टनर्स एंड कमिटेड हेल्पर्स। तो वाइफ्स का और या मदर्स का जो है वो विमेन का आप जब सेपरेट टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी बातें याद हो जाएंगी। और फिर प्रॉफिट का अज़वाज मुताहरात का टॉपिक आप पढ़ेंगे, वाइफ्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुछ चीजें जहन में रह जाती हैं। So by this we get to know, फिर आप एक और हदीस देखेंगे, another statement of Prophet during his farewell ceremony was this, जिसमें आप ये वाइफ वाली हदीस बताएंगे तो आप बताएंगे by this we come to know that we should treat our wives kindly, we should help them, we should support them, उनके घर के कामकाज में और चीजों में मदद करनी चाहिए। जो अगले टॉपिक में प्रॉफिट की मिसाल आएगी, प्रॉफिट घर में झाड़ू लगा दिया करते थे, डिशेस वॉश करते थे, अपनी वाइफ्स की मदद करते थे। आयशा ही कह रही है कि या तो नमाज पढ़ने के लिए जाते थे या घर पे होते थे तो घर औरतों की मदद करते थे। So we should assist them in household activities, we should be kind to them, we should be just to them, क्योंकि कुरान ने बोला कि marry the women of your choice 1 2 3 or 4, if you cannot deal justly between them, marry only one। justice का जिक्र आएगा यहाँ पर, kindness का जिक्र आएगा। we should not abuse them in any way, भले वो emotional हो, भले वो physical हो, भले वो psychological हो, किसी भी women को जो है वो जाके जो है वो उन पे सख्ती नहीं करनी है। और सख्ती की भी तो सख्ती जो है उसके पीछे कोई शरई रीजन होना चाहिए, पर सख्ती का मतलब किसी किस्म का अब्यूज नहीं है, वो फिर एक तरह का प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है। वो प्रोटेस्ट कैसे जो है वो शौहर बीवी के खिलाफ रिकॉर्ड करवा सकता है, उसका तरीका जो है वो खामोशी है, या कभी कुछ दिन की दूरी है, या उसके ऊपर एक धमकी है, लेकिन किसी किस्म का जो है उसके ऊपर जो है वो अब्यूज नहीं कर सकता शौहर। जो है इस्लाम इस बात की बिल्कुल भी जो है वो इजाजत नहीं देता। तो वहाँ काइंडनेस वगैरह तो जो वाइज वाला है पोर्शन है उसको डिस्कस कर सकते हैं। नाउ इफ यू फील सो कि सर मुझे इक्वालिटी वाली हदीस के पॉइंट ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, सर मुझे जो है वो योर लाइफ योर ऑनर योर प्रॉपर्टी वाली हदीस के पॉइंट ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उन हदीस को पिक करके लिखें। लेकिन प्लीज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये पासपोर्ट का रीसेंट पासपोर्ट का क्वेश्चन है, इस सवाल के साथ जो प्रॉफिट की डेथ वाला सवाल है उसके साथ बी पार्ट में सरमन पे सवाल आता है। तो सरमन के बारे में जी आपने जो भी पिक करना है पहले हदीस कोट करेंगे। So one of the statements of Prophet beyond during his farewell sermon was, वो स्टेटमेंट लिखें, फिर उसके बारे में शुड और शुड नॉट के स्टेटमेंट्स लिखें, फिर एक और सेरेमन की स्टेटमेंट आएगी, फिर उस पे शुड और शुड नॉट के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे।
तो एक काम करते हैं, जगह थोड़ी सी यहाँ कम पड़ गई है तो हम जो है वो फंसा फंसा के लिख लेते हैं। तो एक हेडिंग दीजिए यहाँ पर, सबसे पहले ब्रदरहुड। Should treat brothers equally. Should treat brothers equally. Number 2. Should remain concerned for their welfare. For their welfare. Number 3. Should create cordial relations. Should assist them generously. Should assist them generously. दूसरी हेडिंग दे दो बेटा वाइफ्स की। Should be kind to them. Should be just to them. चौधरी बन के बैठना नहीं चाहिए, बल्कि सुन्नत रसूल फॉलो करनी चाहिए। कॉर्डियल रिलेशन है आपसी ताल्लुकात, गठजोड़, मिलजुल के रहना चाहिए। कॉर्डियल रिलेशन मिलजुल के रहना चाहिए। Should assist them. अभी ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा रहा हूं जगह कम होने की वजह से, लेकिन ये फिर तफसीलात मैं आपको बाद में बता दूंगा। Should fulfill their rights. इसमें नबी सामने बोला ना, your wives have certain rights over you and you have certain rights over them. Should never abuse them in any way. Should never abuse them in any way. ईमान मैंने आज मिरेकल्स पढ़ाए हैं और मिरेकल्स के बाद मैंने पास पेपर स्टार्ट करवा दिए। कल मिरेकल्स का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसी को हमने आज जो है कंप्लीट किया है। उसका पार्ट बी का एक रेफरेंस दिया है, उसके बाद हमने जो है वो इस जगह की गुफ्तगू की है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि पेज नंबर 59 पर लास्ट पास पेपर कौन सा किया हुआ आपने? बदर और ट्रेंच तो मैंने सबको कराया था। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाला भी क्वेश्चन करवाया मैंने, ठीक है। अब आ जाओ पेज नंबर 58। मेरे हिसाब से पेज नंबर 58 में आपका आखिरी क्वेश्चन रह गया होगा। एक आध ग्रुप को मैंने करवाया हुआ पेज नंबर 58 पे, मेरे ख्याल से वो कौन सी क्लास थी, गुलिस्तान जौहर वाले स्टूडेंट्स ने पेज 58 के सारे सवाल किए हुए,
लेकिन गुलशन और उसके अलावा के किसी जगह के रह गए। तो पेज नंबर 58 के जितने भी सवाल थे वो मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, आपका जिसका काम नहीं हुआ क्योंकि जाना नहीं है, क्योंकि मैं इसके बाद जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। मैं जल्दी से इसको खत्म करके दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कम से कम उसके रेफरेंसेस तो आज पढ़ा देने चाहिए, ताकि मैं कल जब आऊँ तो मैं अपने टॉपिक को बहुत तेजी से आगे लेके जा सकूँ। पेज नंबर 58 का पहला सवाल था, राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द प्रॉफिट्स विजिट इन द सिटी ऑफ मदीना। तो हुजूर के मदीना आने के बाद के जो इवेंट्स है, ये इवेंट्स फॉलोड बाय माइग्रेशन का आंसर था। इंट्रोडक्शन, इमीडिएट मेजर्स, ब्रदरहुड और चार्टर ऑफ मदीना, ये सारे इसमें जवाब लिख रहे थे, और ये जो है मैंने तमाम क्लासेस को करवाया हुआ, भले वो रिगार्डलेस ऑफ दी किसी भी इंस्टीट्यूट के हो। फिर ज्यूज वाला क्वेश्चन भी मैंने सबको पढ़ा दिया था कि आउटलाइन प्रॉफिट्स रिलेशन विद ज्यूज ऑफ मदीना, ये 10 साल का रिलेशन था। इंट्रोडक्शन आएगा, इनिशियल रिलेशन प्लस चेंज इन रिलेशन आएगा, और उसका बिट्रेयल एंड पनिशमेंट है। फिर रीजंस ऑफ चेंज इन रिलेशनशिप, तो वो ज्यूज ने हमारे साथ टॉन्ट्स का मामला किया, डिसरिस्पेक्ट किया, चार्टर वायलेट की, ये भी डिस्कशन हो चुका। अब किसी ने शायद ये वाला सवाल नहीं किया होगा, ये कुछ जगहों पे रह गया है, तो ये वाला सवाल जिसका नहीं हुआ तो मैं जरा स्लो आगे मूव करूंगा, जिसका नहीं हुआ है वो देख ले इसको, और जिसका काम ये हो गया है वो जनाब जो है वो थोड़ा सा इंतजार कर ले, क्योंकि बस मैं डिस्कशन के बाद जो है मॉडल ऑफ एक्सीलेंस पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, आउटलाइन प्रॉफिट्स रिलेशन विद हिपोक्रेट्स इन मदीना। तो इसका आंसर इंट्रोडक्शन, इनिशियल रिलेशंस प्लस चेंज इन रिलेशन है। हिपोक्रेट्स का जो हमने टॉपिक किया हुआ है, ये वही वाला जो है वो आंसर पूरा का पूरा यहाँ पर यूज होगा, और उसमें सारी की सारी वो इंफॉर्मेशन आएगी कि कैसे अब्दुल्ला बिन उबैर और उसके साथियों ने प्रॉफिट से नफरत की माज़अल्लाह, और कैसे उन्होंने प्रॉफिट को अलग अलग जो है वो मौकों पर धोखा दिया, नुकसान पहुंचाया, दुश्मनों का साथ दिया, प्रॉफिट को मारने की कोशिश की। इनिशियल रिलेशन प्लस चेंज इन रिलेशंस। तो इसका पार्ट बी भी हमने वर्कबुक के पीछे ही साइड पे जो है वो कवर कर दिया, कि सजेस्ट रीजंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीनियंसी टू दीस हिपोक्रेट्स। तो रीजंस बहुत सारे थे। अल्लाह का हुक्म नहीं था शुरू में, प्रॉफिट पीस अपॉन ऑप्टिमिस्टिक थे, उनका दिल जीतना चाहते थे, प्रॉफिट वांटेड टू गेन द अपर हैंड। फिर प्रॉफिट के पास जो है वो आपके पॉलिटिकल जो है कुछ जो मजबूरियां थी, फिर अब्दुल्ला को मार देने का मतलब मदीना में इंटरनल वॉर होती, और साथ ही साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हिपोक्रेट्स को नहीं पहचान सकते जब तक कि अल्लाह पाक ना बताए। तो वो सारे रीजंस मैंने आपको लिखवाए, मैं वही यहाँ पर जो है, जी जी लिखते रहे सर, मैं इंतजार नहीं कर रहा आपका, ये सारा काम आप लिख लें जिसका काम नहीं हुआ होगा। वो हुआ है ना सामने स्क्रीन पे, बस कॉपी करते रहे। इंट्रोडक्शन लिखें, इनिशियल रिलेशंस पर चेंज इन रिलेशन लिखें, और बुक उसके बाद पार्ट बी में सी पेज नंबर 10 ऑफ दिस वर्कबुक। सेक्शन सी डी जो है वो तो अभी बायोग्राफी के स्टार्ट में है ना। सेक्शन सी डी अभी बायोग्राफी का दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज जो बायोग्राफी का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट रेवल्यूशन। तो सेक्शन सी डी तो लाइफ इन मक्का पर है अभी। तो सेक्शन सी डी की अगर आप हैं तो आपको तो सी डी की क्लास में आना चाहिए, जो बैकअप वाली टाइमिंग और सी डी वाली टाइमिंग ही तो है। तो सेक्शन सी डी तो अभी ये पढ़ेगा। सेक्शन सी डी वाले तो अभी जो है वो लाइफ इन मक्का पर है, ये लाइफ इन मदीना में चल रहा है, ये ए बी वाले और वो ग्रुप्स हैं जो कि बिल्कुल स्टार्ट से चल रहे हैं। इसके बाद ये एक सवाल है जो कि मैंने वेरिटास के स्टूडेंट्स को जो है वो असाइनमेंट के तौर पर भी दिया हुआ है, और यही वाला जो सवाल है वो आप लोग को जो है वो थोड़ा सा बॉदर कर सकता है, क्योंकि इसका जवाब नोट्स में कहीं नहीं लिखा हुआ। इसमें बहुत सारे आंसर्स को जो मर्ज करके यहाँ पर लेकर आना है, तो मैं पहले इसको समझा दूं ताकि उसके बाद फिर आप काम कर सकें। अब मेरी गुफ्तगू सुन लीजिएगा, उसके बाद आगे जाएंगे। ये आपके पास एक क्वेश्चन आया, राइट अबाउट प्रॉफिट्स इंटरेक्शन विद नॉन मुस्लिम्स इन मदीना। मदीना के नॉन मुस्लिम से हुजूर का इंटरेक्शन बताना है। तो कभी सवाल आता है, राइट एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इंटरेक्शन विद नॉन मुस्लिम्स। कभी नॉन मुस्लिम्स आता है तो उसमें मक्का मदीना कहीं के भी नॉन मुस्लिम्स आ सकते हैं, उसमें ओल्ड वुमन की स्टोरी, ताइफ वाले भी आ सकते हैं, उसमें खुसरो परवेज, हेराक्लिस वगैरह भी आ सकते हैं। तो कभी सवाल बहुत जनरलाइज होता है, राइट अबाउट प्रॉफिट्स रिलेशंस विद नॉन मुस्लिम्स बस, तो इसमें कोई भी नॉन मुस्लिम आ सकता है। लेकिन कभी बोलते हैं राइट अबाउट प्रॉफिट्स इंटरेक्शन विद नॉन मुस्लिम्स इन मक्का, तो वो परसिक्यूशन वाली स्टोरीज आती हैं। अब यहाँ से पूछे राइट अबाउट प्रॉफिट्स इंटरेक्शन विद नॉन मुस्लिम्स इन मदीना, और कभी आता है राइट अबाउट प्रॉफिट इंटरेक्शन विद नॉन मुस्लिम्स व्हाइल लिविंग इन मदीना। अगर प्रॉफिट के मदीना में रहते हुए नॉन मुस्लिम से रिलेशन बताना है तो उसमें कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, सीज ऑफ हुनैन, ताइफ, तबूक वगैरह सब कुछ आ सकता है। लेकिन यहाँ पर व्हाइल लिविंग इन मदीना नहीं आ रहा, वो बोल रहा है प्रॉफिट का नॉन मुस्लिम रिलेशन बताओ जो मदीना में रहते थे। तो अब इसमें कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, ताइफ और तबसीज ऑफ हुनैन, ताइफ और तबूक, और इसमें लेटेस्ट किंग्स एंड एम्परर्स, नजरान के क्रिश्चियंस, कुछ भी नहीं आ सकता। इसमें सिर्फ मदीना के ड्वेलर्स और मदीना के रेजिडेंट्स की बात होगी, और किसी की बात नहीं होगी। तो इस सूरत में यहाँ पर जो है वो आपको जब आंसर जो है का फॉलोअप लेना है, तो उस पूरी सूरत में आप जो है इस आंसर में से मदीना के नॉन मुस्लिम्स की बात करेंगे,
और मदीना की नॉन मुस्लिम्स की बात करने के लिए आपको करना ये है कि मदीना में नॉन मुस्लिम्स जो थे वो क्रिश्चियंस आटे में नमक के बराबर थे। ओहो, हाँ ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ मैंने सीडी वालों को भी आज 3:30 का टाइम दे दिया। सीडी वालों की टाइमिंग आज वो 5 से 7 ही है। वो मैं नींद में मैंने वो गड़बड़ हो गई है। सेक्शन सीडी वालों को मैं दोबारा मैसेज कर देता हूँ कि आप लोग की क्लास वैसे 5 से 7 है। ये तो बहुत गलत टाइम पे बुला दिया मैंने आप लोग को। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने सीडी वालों को टाइम भी दे दिया। एक मिनट रुको भाई। अच्छा जी, तो जब आप मदीना की नॉन मुस्लिम्स की बात करते हैं तो मदीना की नॉन मुस्लिम्स में जो डिस्कशन होगी वो ये कि आप वहां पर देखते हैं कि एथियस्ट ना होने के बराबर थे, पॉलिथीस्ट जो थे मेजॉरिटी कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए थे। और उधर ही जो है वो प्रॉफिट भी उनके पास जो दो मेजर जो है नॉन मुस्लिम सामने आए, वो एक ज्यूज से और दूसरे हिपोक्रेट्स से। अब कोई बच्चा ज्यूज और हिपोक्रेट्स का अगर मर्ज आंसर यहाँ पर लिख देगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट के इंटरैक्शन पे भी फोकस करना है। तो सबसे पहले यू नीड टू स्टार्ट योर आंसर विद द इंटरेक्शन ऑफ प्रॉफिट विद ऑल रेजिडेंट्स ऑफ मदीना, बी इट मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स। तो जब प्रॉफिट मक्का से मदीना तशरीफ लेकर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मदीना में रहने वाली तमाम कम्युनिटीज को एक चार्टर दिया, उसका नाम है चार्टर ऑफ मदीना। तो इस आंसर का स्टार्ट है। ये आंसर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि आपके नोट्स में मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले आप इस आंसर को स्टार्ट करने में ये वाला पोर्शन लिख दें, इंट्रोड्यूस द कम्युनिटीज इन मदीना। आप बताएं इन जो है वो 622 AD when Prophet departed from Makkah and he came to the city of Medina, he was chosen as the head of Medina, and in Medina Prophet Muhammad found the following residents. So they were Aus and Khazraj, जो कि अंसार से, he brought मुहाजिरून with them. Aus Khazraj मुहाजिरून के अलावा वहाँ पर पोलिथीस से, वहाँ पर ज्यूज से, वहाँ पर क्रिश्चियंस और जो है मेगियंस आटे में नमक के बराबर ना होने के बराबर थे। And there was a group called enemy in disguise called hypocrites. So when Prophet came from the city of Makkah to Medina, he found the following residents: Aus, Khazraj, मुहाजिरून, ज्यूज, क्रिश्चियंस, पोलिथीस्ट, मेगियंस जो कि बिल्कुल ना ही होने के बराबर थे, ज्यादा वो पर्शिया में रहते थे, एंड द एनिमी इन डिसगाइज कॉल्ड हिपोक्रेट्स। सो प्रॉफिट बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट, प्रॉफिट गेव ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ मदीना द चार्टर ऑफ मदीना। प्रॉफिट ने उनको चार्टर दिया, उस चार्टर में सबको सोशल राइट्स, उसको सबको फाइनेंशियल और रिलीजियस राइट्स दिए गए। अब सोशल, फाइनेंशियल, रिलीजियस राइट्स को मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें हमने यूं डिस्कस किया था EMJ। EMJ का मतलब था इक्वालिटी, मिंगलिंग इन मैरिजेस एंड जस्टिस। एक बार दिखाई दो वरना कहेंगे सर पता नहीं क्या बोल जा रहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा। प्रॉफिट इनको चार्टर दिया, चार्टर में प्रॉफिट मोहम्मद ने इन तमाम लोगों को जो है वो राइट्स दिए। सोशल राइट्स में था EMJ, इक्वालिटी, मिंगलिंग एंड मैरिजेस एंड जस्टिस। फिर आपने सबको रिलीजियस राइट्स दिए, उसमें था नो कंपल्सन रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम एंड नो डिमोलिशिंग ऑफ देयर वर्शिपिंग साइट्स। प्रॉफिट ने फाइनेंशियल राइट्स भी दिए, जिसमें था नो कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्सेस एंड फाइनेंशियल लिबर्टी। फिर प्रॉफिट ने सबसे जो है वो कमिटमेंट सी कि एवरीबॉडी इज गोइंग टू मेंटेन द पीस ऑफ मदीना, एवरीबॉडी इज गोइंग टू पुट द पार्ट इन द अमाउंट ऑफ ब्लड मनी, अगर ब्लड मनी पे करनी पड़े जिसे दियत बोलते हैं, एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू डिफेंड द सिटी ऑफ मदीना बिकॉज़ मदीना मुसलमानों और मुस्लिम सबका है, और एवरीबॉडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट प्रॉफिट एज द कॉमन हेड ऑफ मदीना, जो प्रॉफिट मदीना के मिलिट्री हेड, पॉलिटिकल हेड और चीफ जस्टिस होंगे। सो जैसे ही आप चार्टर ऑफ मदीना को एक्सप्लेन कर देंगे, तो चार्टर ऑफ मदीना को एक्सप्लेन करने से पता चलेगा कि प्रॉफिट का इंटरेक्शन है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटरेक्शन नॉन मुस्लिम से यूं स्टार्ट हुआ। प्रॉफिट के इंटरेक्शन के बावजूद जो है वो 3 ज्यूइश ट्राइब्स से उनको इंट्रोड्यूस करो। Among the Jews, there were 3 Jewish tribes, Kanuka, Nazir and Qurayza. Initially, they had a good relation, कुछ agriculturists से, कुछ bankers से और कुछ इसमें जो है वो goldsmith से, और ये जो है population में बहुत ठीक ठाक थे। इनके allies मदीना के बाहर मौजूद थे। Initially इनका relation बहुत ठीक ठाक था, but after that they became बदतमीज।
और इन्होंने मुसलमानों को टॉन्ट किया काबा के बारे में, इन्होंने जो है वो पोम्स के प्रॉफिट की रेवलेशन की औरतों का मजाक उड़ाया, और इन्होंने मुसलमानों को जो है वो साथ ही साथ प्रॉफिट भी उनको जो है गालियां दी इशारती अंदाज में। तो अल्लाह पाक ने रेवलेशन के थ्रू इन पे जो है वो रिएक्शंस दिए, लेकिन उन रिएक्शंस के बावजूद जब ये नहीं सुधरे, ये वाले पॉइंट्स हैं, तो इन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजियां की, अल्लाह ने रेवलेशन से रिएक्शंस दिए, उन रिएक्शन में कोई जो है कुछ खास हासिल नहीं निकला, तो फिर इन्होंने 3 अलग-अलग मौकों पर हमें धोखा दिया। 3 एज में कैनुका ने मुसलमानों के कपड़े फाड़े, प्रॉफिट उनको निकाल के मदीना जो है मदीना से निकाल के सीरिया भेज दिया। 4 एज में बनु नज़ीर ने प्रॉफिट को मर्डर करने की कोशिश की, प्रॉफिट ने इनको एक्साइल किया, ये जनाब खैबर चले गए। 5 एज में प्रॉफिट ने बनु कुरैज़ा जो है इन्होंने हमें धोखा दिया, दे एक्टेड एज ट्रेटर्स बैटल ऑफ ट्रेंच में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो है वो सजा के तौर पे एक्साइल का ऑफर दिया, लेकिन ये नहीं माने तो इनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया। जैसे ही ये पॉइंट खत्म होगा, आप देखो पैराग्राफ नंबर जो 1 था उसमें आपने कम्युनिटीज को इंट्रोड्यूस करना है, और उसके बाद आपने चार्टर ऑफ मदीना के चंक्स डिस्कस करने हैं, फिर आप ट्राइब्स ज्यूइश ट्राइब्स को इंट्रोड्यूस करेंगे यानी कि P1, और उसके बाद आप ज्यूइश ट्राइब्स का एक जो है वो सिनेरियो लिखेंगे, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो बात आप करेंगे बिट्रेयल पे, जब हमने उनको एक्साइल किया। फिर उसके बाद जो है वो हिपोक्रेट्स का जो है वो इंट्रोडक्शन आएगा कि हिपोक्रेट्स जो थे उनमें अब्दुल्ला बिन उबई हेटेड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकॉज़ ही कुड नॉट गेट लीडरशिप। अब्दुल्ला वाज बैक्ड बाय बनु कैनुका जो उसके अलायंस थे, और अ लॉट ऑफ पीपल जो कि पॉलिटिक्स रहना चाहते थे। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आपको हिपोक्रेट्स में सिर्फ मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। हिपोक्रेट्स के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मेन पॉइंट्स ये रहे। मैंने आपको जब हिपोक्रेट्स का टॉपिक करवाया था तो हिपोक्रेट्स के टॉपिक में आप गौर करेंगे, मैं पॉइंट्स के मेन पॉइंट्स सिखाता जा रहा था। अब क्योंकि P1 में मदीना के रेजिडेंट इंट्रोड्यूस हुए, फिर P1 में चार्टर भी आया, फिर P2 में ज्यूज इंट्रोड्यूस हुए, फिर ज्यूज के बिट्रेयल्स आए, फिर P3 में जब आप हिपोक्रेट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे टाइम ही खत्म हो चुका होगा। तो जब आप हिपोक्रेट्स के पोर्शन पे बात करेंगे तो आप सिर्फ यहाँ पर मेन पॉइंट्स लिख पाएंगे जो कि मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं लेक्चर लिखवाते हुए। तो ये मेन पॉइंट्स पर डिस्कस होते रहेंगे, कोई एक आध पॉइंट आपका दिल करे इलैबोरेट करने का तो कर लीजिएगा, लेकिन हिपोक्रेट्स में आप सिर्फ मेन पॉइंट डिस्कस कर पाएंगे। आप इसको कॉपी कर लें और आपको कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, ये इसकी मार्किंग, ये इसका आंसर का क्राइटेरिया होगा, और ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये मॉडल ऑफ एक्सीलेंस वाले पोर्शन में ही आता है, लेकिन मैंने पढ़ा पहले दिया था कुछ लोगों को। लेकिन P1 इंट्रोड्यूस कम्युनिटीज इन मदीना प्लस डिस्कस चार्टर ऑफ मदीना। P2 introduce Jewish tribes plus discuss how they bothered and betrayed Muslims. जी जौहर वाले लीव कर दें, जौहर वाले लीव कर लें जी, जौहर वालों ने पढ़ा हुआ वो चले जाएं। टाइम वैसे 5 बजे से ऊपर का हो चुका है, तो हम जो है वो आज मॉडल ऑफ एक्सीलेंस आज नहीं स्टार्ट करें, हम कल ही स्टार्ट करेंगे मॉडल ऑफ एक्सीलेंस। जौहर वाले चले जाएं। VSS के स्टूडेंट्स के लिए तो हो रहा है ये, VSS के स्टूडेंट्स का कहाँ भागने की हो रही है, उनके चक्कर में तो इसको पढ़ाया, आपके असाइनमेंट का हिस्सा है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ नहीं था। जौहर वालों का जो है टाइम जो है वो इसलिए रोका गया है कि आप लोग कर लें, पता होता है नहीं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा हुआ। इसके बाद पार्ट बी का आंसर जो है वो पूछ रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इंटरेक्शन से हमने क्या सीखा। तो इस इंटरेक्शन में अगर तुम चार्टर ऑफ मदीना के पॉइंट्स को डिस्कस करो ना, वो सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अगर सोशल राइट्स में देखिए तो हमने सीखा वी शुड ट्रीट नॉन मुस्लिम्स इक्वली। फिर हमने देखा कि प्रॉफिट भी हमसे सोशलाइज होते तो वी शुड गेट सोशलाइज विद देम, वी शुड मिंगल विद देम। फिर प्रॉफिट उनको जस्टिस से ट्रीट करते थे, वी शुड गिव देम जस्टिस। फिर प्रॉफिट ने उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस दी थी किसी भी मजहब की, लेट देयर बी नो कंपल्सन रिलीजन, उसको हमने लिखा वी शुड गिव देम फ्रीडम ऑफ चॉइस। फिर हमें फ्रीडम ऑफ वर्शिप उनको देनी है, जो कि हमने चार्टर ऑफ मदीना से ही सीखा। तो चार्टर ऑफ मदीना वाले सारे पॉइंट्स को मैंने पार्ट बी बना दिया यहाँ पर। फिर हमें जो है वो इनकी किसी भी तरह से वर्शिपिंग साइट्स, इनके होम्स को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट हार्म देयर वर्शिपिंग साइट्स। तो वी शुड बी काइंड एंड जनरस टू देम, जैसे कि नबी इस्लाम ने कोशिश की हिपोक्रेट्स का दिल जीतने की। फिर प्रॉफिट P1 ने जो है वो वी शुड नॉट टीज और टॉन्ट देम, भले हमारे पास ताकत कितनी हो, वी शुड पनिश द ट्रेटर्स। तो जिनमें इनमें से वो गुनहगार लोग थे, धोखेबाज, प्रॉफिट को सजाएं दी। ये कॉपी करके जाना है, ये आपकी आखिरी एक्टिविटी है आज की, ये पार्ट बी वाले पॉइंट्स। जो बात समझ नहीं आएगी, मैं बैठा हूँ यहाँ पर आपके जवाब देने के लिए। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर जो है वो 6 तक जो है वो चार्टर ऑफ मदीना है। पार्ट बी में मैंने चार्टर ऑफ मदीना से पॉइंट्स बनाए, और 7, 8 और 9 हिपोक्रेट से मैंने पॉइंट्स बनाए। जी अस्करी वाले भी चले जाएं, और जिन लोगों ने बैकअप लेना है वो 5 मिनट 6 मिनट के बाद ज्वाइन कर लें। बैकअप में आज जो है वो के फेरानी फर्स्ट सेपरेशन की स्टोरी पढ़ाई जाएगी। बस कॉपी करें और चले जाएं। जी when you are done copying with the points,
You're copying the points, then you can leave. Yesterday we discussed in CD. Yesterday we discussed events related to first celebration. That was the biography of Prophet, but it was Prophet's life in Makkah. आप हम मक्का लाइफ का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में, और उसमें हम फर्स्ट सेलिब्रेशन की भेड़ा पढ़ेंगे. सर मैं कोई पेज अभी फिलहाल नहीं दिखा सकता क्योंकि ये पॉइंट्स स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे हैं. ये कॉपी करेंगे तो कहीं और जा सकते हैं हम लोग. जी कुछ लोगों के पास जो है वो 7 पुरानी वाली वर्कबुक के फोटोकॉपीज हैं, तो उसमें 3 लाइंस हो सकता है उसमें लाइंस कम हो. नहीं, मैंने बात रिलेशन विद नॉन मुस्लिम्स इन जनरल नहीं पढ़ाया, ये मैंने रिलेशन विद नॉन मुस्लिम्स इन मदीना पढ़ाया. अब एक जनरल वाला आएगा कि अन जनरल नॉन मुस्लिम से रिलेशन जो आएगा वो हमारा ये मॉडल ऑफ एक्सीलेंस में डिस्कशन नहीं गुजरेगा. रोहाना ऐसा नीचे खेल नहीं जनाब. जी सर, ये होमवर्क कॉपी के लिए होमवर्क कराए जा रहे हैं और वेरिटास के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट में भी दिया गया है. मिंगल का मतलब होता है गेट सोशलाइज विद समवन, मिलना जुलना. हमें मिलनसार होना चाहिए, हमें लोगों से मिलना जुलना चाहिए. वी शुड मिंगल अप, वी शुड मिक्स अप विद पीपल. मिंगल अप का मतलब, ये मिंगलिंग का मतलब होगा मिक्सिंग अप. जी वहां B2 में तीनों ज्यूइश टाइप्स को इंट्रोड्यूस करना होगा. छोटा सा इंट्रोडक्शन बनता है उनका, वो ज्यादा लंबा आंसर नहीं है. अच्छा ये ब्लू ब्लैक नहीं है, ये दोनों ब्लू है. लग ब्लैक रहा है आपको, मतलब ये ब्लैक जैसा ब्लू उन्होंने बनाया हुआ है. नहीं, जुम्मे की नमाज घर में जमात के साथ नहीं पढ़ सकते, यानी कि अपनी जमात जुम्मे की नहीं करवा सकते. यस फातिमा, वी आर अलाउड टू बी फ्रेंड्स विद नॉन मुस्लिम्स. उसमें कुछ लोगों की मुतशद्दिद राय भी है, लेकिन फ्रेंड्स का मतलब ये हुआ कि जाहिर सी बात है वो आपका एक उनसे कारोबार का मामला होता है. फ्रेंड्स लाइक कुलीग्स, हाँ फ्रेंड्स लाइक कुलीग्स, नॉट द बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाला फैक्टर नहीं हो. फ्रेंड्स लाइक कुलीग्स हो जाए तो बिल्कुल ठीक है. ठीक है जी, मैं हटा दूं इसको, काम कर लिए तो बस बता दें. बेटा पैराग्राफ नंबर 3 उसैद कैसर P3 प्रॉफिट इलनेस और डिमाइस के मैंने पॉइंट्स टाइप करे थे कल, और वो तकरीबन जो है वो 28 पॉइंट्स से, इफ आई एम यू नो मेंशनिंग इट करेक्टली. जी हुदा मतलब वो सिद्दीक का रिस्पांस भी लिख सकते हैं. That he testified the journey of Miraj, and when he believed in that, so it means that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam had truly been through this journey, and that also proved that he was a Rasul of Allah. लिख सकते हैं. शर्जील वेरिटास का ब्रेक कितने अरसे के लिए आएगा वो हमने फाइनल नहीं किया. मेरे पास वो अप्रूवल के लिए पूरा स्केड्यूल आया हुआ है, तो आई विल बी वर्किंग ऑन दैट, और आपको मंडे या ट्यूसडे को अनाउंसमेंट मिलेगी. बट बिफोर दैट आई हैव आस्क्ड मिस नाहीद to prepare your syllabus, to prepare your जो है वो final dates for your midterm examinations, जो कि जनवरी सेकंड वीक से आपके मिड्स होंगे. और उसका मैंने बताया कि आप पहले से सिलेबस बच्चों को बता दें कि वो छुट्टियों में बैठ के उसकी तैयारी कर लें, ताकि आप जब वापस लौटें स्कूल होते खुलते ही मिड टर्म आपके स्टार्ट हो जाए, तो आप उसकी प्रिपरेशन जो है वो छुट्टियों में कर लें. तो ब्रेक जरूर मिलेगा वेरिटास के स्टूडेंट्स को, लेकिन मेरी क्लासेस में ब्रेक मुझे मिल पाएगा. मैं आपकी 3-4 क्लासेस ब्रेक में रखूंगा. वन ड्राइव के लिंक के लिए अनुषा बेटा आपको कामरान भाई जो कि हमारे असिस्टेंट हैं उधर अस्करी कॉलेज में होते हैं, उनसे मिल लें, या फिर आप सर तौकील को कॉल कर लें. और इन दोनों का नंबर आपके पास होना हमेशा चाहिए, कि जब भी आपको ऑनलाइन क्लास में कोई इशू आता है तो वो उनसे ही जो है वो आपको मदद मिलेगी. या तो कामरान भाई से बात करें या सर तौकील से. दे आर द कैंपस इंचार्जेस, या जो दे आर माय असिस्टेंट.
they will be helping you out to get the access to OneDrive folder. पेज नंबर 59 में नहीं दिखा रहा भाई, अभी ये बात की बात है। जी, नॉन मुस्लिम के घर पे खाना खा सकते हैं। ये लो भाई पेज 59 वाले आदमी आ गया, पेज 59। जी, सेक्शन सीडी का फोल्डर बना हुआ है मोहम्मद अफनान। सेक्शन सीडी के फोल्डर में चैप्टर कुरान और बायोग्राफी वगैरह है। अब कल वाला जो बायोग्राफी का टॉपिक था वो उसमें ऐड करना है। बायोग्राफी का फोल्डर नहीं बना उसमें, अभी वो बना दूंगा मैं, क्योंकि मुझे यहीं से एपी से सीडी में उसको बस ट्रांसफर कॉपी करना होता है, तो मैं कर दूंगा। क्वेश्चन के डिमांड पे डिपेंड करता है कितने पैराग्राफ बनने, कभी 2, कभी 4, कभी 6 पैराग्राफ बनाने की कोई लिमिट नहीं है, जितने ज्यादा जितने कम बनाने पैराग्राफ बना सकते हैं। चलो बेटा, सीडी की क्लास लेट हो रही है, वैसे आज वो बहुत परेशान हुए मेरी वजह से। हम कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।